बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जब सुबह का आगाज़ हुआ तो हमें मालूम पड़ा, वफाकी हुकूमत की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ कि प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कुछ रियायत बरती जाएगी और हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह पैगाम पहुँचाया कि हम सब्सिडाइज्ड कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों के ऊपर जो 54% बनते हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर जो इजाफा है उसे बहुत ज़्यादा 2% से ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा, और जो बकिया 46% हैं उनके ऊपर जो इजाफा है मुतवसत तबका जो किसी हद तक अमीर है उसके ऊपर इजाफा जो है वो 9% तक लगाया जाएगा। लेकिन फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि असम्बली के इजलास के अंदर भी इस पर बहस मुबाहिसा ना हुआ और हुकूमत ने इस पर जहमत भी ना की। यही हुकूमत है कि जब अपोजिशन के अंदर मौजूद थी और सर्कुलेशन समरियों के जरिए मंजूरी ली जा रही थी तो इन्होंने कहा था कि असम्बली को फिर बंद कर दें, असम्बली को ताले लगा दें, असम्बली में इजलास बुलाने के फवायद क्या है कि अगर आपने सर्कुलेशन समरी के जरिए ही मंजूरियां लेनी है। और आज एक डाकिया भिजवा के तमाम वज़रा से उसकी मंजूरी ली गई है और 7 रुपए बुनियादी टैरिफ के अंदर इजाफा कर दिया गया, जो मजमूई तौर पे वो जो कहा जा रहा था कि 400 अरब रुपया सब्सिडाइज किया जाएगा, वो मजमूई तौर पे 600 अरब रुपया मजीद निकलवाने की बातें हो रही हैं और 1 जुलाई से उसका नफाज भी हो चुका है। अभी जून के बिलों के ऊपर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी टैरिफ में आगे इजाफा हो गया है, तो सोचिए कि जुलाई के बिल जब आएंगे तो आपके आसान खता हो जाएंगे। सिर्फ यही मामला नहीं है, दूसरी तरफ जो ऑयल डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने आज रात से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने पंप्स जो हैं वो हमने ड्राई करना शुरू कर दिए हैं और जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात नहीं मानेगी ये पंप्स ड्राई ही रहेंगे। उनकी बुनियादी मुतालिबात क्या है कि उनके ऊपर एडवांस टैक्स 0.5% लगाया गया, यानी 1% भी नहीं, उसका हाफ वो लगाया गया। और उन्होंने धमकी दी है कि जब तक ओगरा, जब तक ये तमाम इंतजामात में बैठने वाले लोग उस टैक्स को वापस नहीं लेते तब तक वो अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। दूसरी तरफ आवाम से हर किस्म का टैक्स जो है वो बिजली के बिलों की मद में निकलवाना है। लेकिन हुकूमत हमें यह बताती है कि मईशत बेहतरी के समत में गामजन है। हुकूमत हमें यह बताती है कि IMF के सामने बहुत बहस मुबाहिसा किया गया और आपके हक के लिए जंग लड़ी गई है। हुकूमत हमें यह बताती है कि एक्सपोर्टर्स के लिए हमने बहुत जंग लड़ी है और हम पाकिस्तान की मकामी सनत जो है उसको परवान चढ़ाएंगे। आप जो मनाजिर हैं उसके अंदर ऐसे बिल भी देख सकते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं उनके घरों के बिल जो हैं वो जितने मर्जी यूनिट्स के ऊपर मुहित हों उनको बिल 125 के करीब आएगा। लेकिन एक रेड़ीबान जो है उसको बिल जो आएगा वो उसके लिए बरहना होकर एहतजाज करता दिखाई देगा। आज फैसलाबाद में एक रिक्शा ड्राइवर ने बरहना होकर एहतजाज किया। उसने कहा है कि इस रिक्शे को चलाने से मेरी घर की जो अशियाए खुरनोश की खरीदारी है वो पूरी नहीं हो रही थी, अब बिजली के बिल जो हैं वो मैं अपने कपड़ों को आग लगा के पूरा करूं या अपने जिस्म को आग लगा के पूरा करूं। इस वक्त हम जिस मुआशी दलदल में फंसे हुए हैं इससे निकलने का रास्ता क्या है? लेकिन हमें हुकूमत बताती है कि हद तक इज्जत नहीं की जाती। हमें हुकूमत बताती है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। हमें हुकूमत बताती है कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, मस्बत समत में गामजन होनी चाहिए। हमारी वज़ीर आला पंजाब ने हद तक इज्जत के हवाले से क्या राय रखी है? राना साहब क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरी वज़ीर आला कि मैंने ये बयान सुबह भी सुना जब मैं अदालत से फ़ारिग होकर आया। अदालत ने जब आज इस केस की हेयरिंग की और उस पर 29 जुलाई तक इसको मुखर किया है। 29 जुलाई को दोबारा सारी चीज़ें आएंगी और उसमें बहुत सी चीज़ें सामने रखी गई थी। हम आज भी कहते हैं ना हम झूठ बोलेंगे, ना झूठ बोलने वाले के साथ हैं, ना हम किसी झूठे पर एतबार करेंगे। ये तीनों चीज़ें होती हैं असर साहब। हमसे 300 यूनिट फ्री का वादा किसने किया था? हमसे 4 रुपये रोटी का वादा किसने किया था? हमसे 10 रुपये किलो सब्ज़ी मिलेगी किसने वादा किया था? कौन कहता था कि बिजली और लोड शेडिंग हो तो वज़ीर आज़म चोर समझो चोर है? कौन कहता था? बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़े। तो भाई बात यह है कि जब जो कहते थे यहाँ तो हम बिल्कुल हम झूठ के ख़िलाफ़ हैं, हम झूठे के भी ख़िलाफ़ हैं, तो फिर आप खुद फैसला कर दें मेरी वज़ीर आला साहिबा कि झूठा कौन है और हम किसको कह रहे हैं। अगर हम में से कोई किसी पे गलत बुख्तान लगाता है बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं पहले दिन से यह बात कहता हूँ। लेकिन अगर कोई अवाम को झूठ बोलकर अवाम के जज्बात से खेल कर ये सब कुछ करता है तो उसका क्या हल किया जाए? आप तो मुझे इतने डर गए हैं आज
क्या आपने उस सूबाई वज़ीर का नाम भी लेना गवारा नहीं किया यासिर साहब, जिसका आपने बिल दिखाया? भाई हमको गलत दिखा रहे हैं, क्या वो बिल गलत है? दुरुस्त बिल है ना जी, तो लेना चाहिए। अभी ये मेरे सामने मेरे कैमरामैन बैठे हैं राजपूत साहब, उनकी उतनी तनख्वाह है 3000 रुपये उनकी तनख्वाह से बाकी बचता है, जितना बाकी बिल है वो 3000 से क्या करेंगे? चल सकता है घर? इसी तरह सैकड़ों लोग हैं, वो एक चाबी बनाने वाला जिसका गुजारा 300-400 रुपया होता होगा डेली, उसका 1.25 लाख बिल है। क्या कहें, किसको जाके कहें? यासिर साहब ये तो बता देना, किसको कहें जाके? आपके अपने घर का बिल कितना आया? एक कमरा, एक रूम, एक रूम इस्तेमाल होता है, तो बिल आ गया ना आपका। भरे मेरे अब मैं सोलर लगा के मुझे लग रहा है कि मैंने सजा काटी है, मेरा बिल आ गया। किस का करें? चलो छोड़ दें, हमें तो छोड़ ही देना, हमें छोड़ दें। लेकिन वो लोग जो बेचारे अब रो रहे हैं, किसी गली में किसी कोचों बाजार में चले जाएं, जाके देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि लोगों के बिल कितने कितने हैं। लोग कह रहे हैं मर जाएंगे हम, कहां से बिल दें, क्या करें? तो ये सारा कुछ तो हो रहा है। लेकिन यासिर साहब मैं जरा एक चीज पे आना चाह रहा हूँ, मैं हद तक इज्जत पे मजीद थोड़ी सी करूँ। हद तक इज्जत, अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, हमारी वज़ीर आला हैं, उन्होंने बिल मुतारिफ करवाया। राना साहब किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए, ये मेरी वज़ीर आला ने कहा है ना, तोहमत नहीं लगा रही, वो मुंह से निकल गया, वैसे ही मुंह से निकल गया, पता नहीं था। अब तोहमत तो फिर एक जजेस की वीडियो किसने चलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें किसने की, बताए ना मुझे यासिर साहब। मैं तो आज आपसे पूछूंगा ना, इसलिए कि आप बड़ा कहते थे जनाब सोलर भी मिल रहा है, बिजली भी सस्ती हो रही है। अब आपने घर पे बिजली गिरी है ना, लग पता गया ना आपको क्या भाव बिकती है। मेरी वज़ीर आला जो है ना, वो जो बयान कर रही थी, अगर उस पर अमल कर दिया जाए तो तौहीने हद तक इज्जत का सबसे पहला दावा इनकी उस ज़ात पे होता है, साथ अब वो मरियम औरंगजेब साहिबा पे होता है, साथ उज़्मा बुहारी साहिबा पे होता है। मेरे पास तो हज़ारों वीडियो बनी है, मेरे पास तो हज़ारों इनके बयानात पड़े हैं, और मेरे पास क्या हर शख्स के पास पड़े, कहाँ कहाँ पे जवाब देंगे? हम तो आपसे सीखना चाहते हैं ना, आप ठीक कहना शुरू कर दें, आप तोहमत लगाना बंद कर दें, आप बाकी चीज़ें ठीक कर दें, तो हम जनाब आपको सलूट मारेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल आप ठीक हैं। जब आपने तोहमत भी आप लगा रही हैं, झूठे नाम से वोट भी आप ले रही हैं, झूठे वादों से वोट भी आप ले रही हैं, और उसके बाद आप कह रही हैं जनाब सहाफ़ी जो हैं, चूंकि उनके हाथ में माइक है, मुझे एक सहाफ़ी बता दें, एक सहाफ़ी सिंगल आउट कर दें मुझे, वो सहाफ़ी जिसने गलत बयानी की है। नहीं तो मुझे बताइएगा कि आपने किस जगह किसको किस तरह वो एक सवाल करने पे मोहसिन बिलाल जो है, मोहसिन बिलाल बेचारा, यार देखो उसके साथ क्या हुआ है। मैंने तो आज उस पर प्रेस रिलीज भी जारी किया मोहसिन बिलाल पे। यार कई मोहसिन बिलाल होंगे, अभी आप देखते जाएं, कई मोहसिन बिलाल होंगे। मैंने तो कह दिया है कि हम तो फैसला कर चुके हैं। उसे ये मालूम नहीं था ना कि अपोजिशन लीडर से सिक्योरिटी वापस ली जा सकती है, वो बेचारा रिपोर्टर होके सवाल कर। बस ऐसे ही है ना यासर साहब, मैं गुजारिश करना चाहूँगा जी सर, क्योंकि आप स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते थे, मैं कहा आपको पता होगा, लगता है आपको भी चौहान साहब ऐसा तेज बोल के कर गए। कल चौहान साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी मसनूई बारिश भी करा दी। अच्छा, मैं करके आया हूँ, उन्हें यही नहीं पता कि जिस वर्ल्ड कप हुआ था मसनूई बारिश तो उस वक्त थी ही नहीं। अच्छा, उन्हें यही नहीं पता कि जो मैच मसनूई बारिश मसनूई बारिश जिसे वो कहते हैं, जो मैच इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान एक मिला था, उसमें तो इमरान खान खेला ही नहीं था, उसमें तो इमरान खान खेला ही नहीं था। जो पहला मैच पाकिस्तान हारा था उसमें भी इमरान खान नहीं था, जुवैद मियां कप्तान था। और उसे मेरे भाई को यही नहीं पता कि जब जो 5 मैच था, आखिरी फाइनल मैच था, उस फाइनल मैच में आपको पता है इमरान खान ने कितने स्कोर किए थे? कितने? फाइनल मैच में इमरान खान ने 72 रन की 4 खाना इनिंग्स खेली थी। वो कितने रन कह रहे थे? वो क्या कह रहे थे स्कोर याद है आपको? 2, 4, 3, 6। बिल्कुल चौहान साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि आपका मेरा एक बड़ा गहरा तल्लक है। आपको जो आपका रिसर्चर था ना, मेरा ख्याल है उसने आपसे हाथ कर दिया, उसने जज्बात में आपको ऐसा कर दिया। आपको बताता चलूं, जो फाइनल मैच था ना पाकिस्तान इंग्लैंड का, उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए थे, जिसमें इमरान खान के सबसे ज़्यादा 72 रन
की 4 हाना इनिंग्स शामिल थी, और जुवैद मियां दास साहब के उसमें 58 रन थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इंग्लैंड 227 रन पर ढेर हो गई थी, और पाकिस्तान ने 22 रन से कामयाबी समेटी थी। इमरान खान ने इसमें एक खिलाड़ी को भी आउट किया था। और देर में देखिए, इस वर्ल्ड कप में 185 रन टोटल इमरान खान के थे, 7 खिलाड़ी आउट किए थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ जनाब के जो सेमीफाइनल था ना पाकिस्तान का, जो न्यूजीलैंड से जिसके सामना था, जिस बार इस बार भी ये मुकाबला न्यूजीलैंड से उनको होता है। इस मैच में न्यूजीलैंड पहले खेलते हुए 262 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग करते हुए 1 ओवर पहले टारगेट हासिल कर लिया, और इस मैच में इंजमामुल हक के 66 रन और इमरान खान के 44 रन थे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जनाब हजूर, मैं आपको ज़हन में रहे कि आपका रिसर्चर बड़ा गलत था, वो आपको मरवा गया, वो आपको मरवा गया। अगर आप थोड़ा सा वो आपसे शेयर करता, आपको असल चीज़ बताता। अब शेयर लगता है आपको सिर्फ ये कहा गया कि इमरान खान को निशाना बना लो, बस, और कुछ नहीं करना। और यार ये आपको वो निकाल के देता, नहीं तो आप मुझे हुक्म करें। मैं जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, ये एक एक चीज़ आपने कल खुद कहा कि रिकॉर्ड चेक कर लें, इसलिए मैंने रिकॉर्ड चेक किया। यही कहा था ना उन्होंने कहा रिकॉर्ड चेक कर लें। मैंने कहा यार आई मैं रिकॉर्ड चेक तो करो, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है। क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ यार, और आप भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं। आप भी कल शायद उनकी मोहब्बत में खामोश रह गए, मुझे नहीं समझ आई किस चीज़ में खामोश रह गए। और फिर उन्हें तो ये नहीं पता, जब प्री क्वार्टर फाइनल मैच था न्यूजीलैंड के अलावा, वो भी उसी की होम ग्राउंड में था, तो न्यूजीलैंड जिस बुरी शिकस्त हुई, इसमें 166 रन किए थे, और पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया था। इमरान खान की बारी नहीं आई थी इसमें, और इस मैच में वसीम अकरम की 4 विकेटें थी, और इमरान खान 1 खिलाड़ी को आउट किया था। बस ये सारे के सारे मैचों की जितनी है ना, तो मैं जनाब हजूर किबला, ये मेरे पास वो पूरी है एक एक मैच की। जनाब आपने कहा कि फ़लाँ जिताया, पहले वो मैच जिसमें आपने मसनूई बारिश करार दे दिया, और आपको यही नहीं पता इमरान खान वो मैच ही नहीं खेला, वो मैच इमरान खान खेला ही नहीं जिस मैच में बारिश हो गई थी। 2 मैच इमरान खान नहीं खेला। तो मुझे एक बात बता दें यार यासर साहब, तो ये फिर हद तक इज्जत का दावा किस पे होगा यार? अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियां। यार बात ये है, फिर ये किस में दावा होगा? कल तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि जनाब आप व्लॉग करते हैं, आप ये कहते हैं हजूर व्लॉग आप भी डेली करते हैं, आपका व्लॉग भी हजूर मैं तस्लीम करता हूँ, उसे सुनता हूँ, आप मेरे भाइयों जैसे हैं। लेकिन इसका जवाब मैंने कहा मैं आप तक पहुँचा दूँ। आपका रिसर्चर आपको मरवा देगा किसी दिन, वो आपको कहीं ऐसी जगह पे फंकवा देगा कि जहाँ पे आप जवाब कहाँ पे क्या जवाब देंगे। उस रिसर्चर से कहिए कि ज़रूर ये निकाल ले, नहीं तो मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वैसे मैं भी व्हाट्सएप करने भी लगा हूँ चौहान साहब आपको सारी डिटेल, ताकि आप इसे पढ़ लें। और आपको, क्योंकि कल आपने भी मोबाइल खोला हुआ था ना, आप भी उससे निकाल रहे थे, तो मैंने कहा वो डिटेल मैं भी आपको भेज दूँ कि वर्ल्ड कप का फाइनल ये कप्तान ही होता है, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे किसी अदारे का हो। क्रेडिट भी उससे मिलता है और डिसक्रेडिट भी उससे मिलता है। आपने कल सारा तहरीक इंसाफ को नहीं कहा, आपने एक बंदे का नाम लेके सब कुछ कह दिया क्योंकि वो कप्तान था। राना साहब आपकी नज़र एक शेर है कि बुज़दिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, और दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। इस पे रहिए अजरा तफन्नुन, कुछ लोग कुछ बातों को जाने दी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसमें मजीद बात नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है, तो इसकी नौइयत अब क्या होगी? कहा यह जा रहा है कि नई चीफ जस्टिस जब हलफ उठा लेंगी तो फिर मुशावरत दोबारा हो, मुशावरत होने के बाद ये फैसला हो सके। लेकिन आइनी रूह से, आइनी एतबार से 180 दिनों के अंदर फैसले होने हैं, लेकिन अब अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इनकाद और तश्कील के हवाले से ही बातें तय नहीं हो रही, तो क्या पुराने दिन जो हैं वो मिन्हा कर दिए जाएंगे और यहीं से बात का आगाज़ होगा, या पुराने दिन जो हैं वो शुमार किए जाएंगे और बकिया दिन जो हैं उसके अंदर फैसले करने होंगे? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपके फैसले। अजहर सिद्दीक साहब, ये क्या मामला बनेगा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील, उसको मुअत्तल कर देना,
फिर नामों के ऊपर एतराज़ उठाना, ये मामला अगर तूल पकड़ता जाए और 179वें दिन इसका फैसला हो कि क्या होगा, तो क्या फिर उससे अगले दिन ये तमाम फैसले देना होंगे या उससे अगले दिन फिर पहला दिन शुरू होगा? पहली तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि 180 दिन की घड़ी चल रही है और वो 180 दिन सितंबर में खत्म हो जाने हैं। मकसद सिर्फ इतना है इस सारे काम के पीछे कि फॉर्म 45 और 47 को ढांपना कैसे है। यानी अगर ये देखें ना, पहले तो ज़हन में रखें, आपको पता है कि जब ये तरमीम आने से पहले इलेक्शन ऑर्डिनेंस लाया गया और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी यहाँ मौजूद नहीं थे, तो यूसुफ रज़ाक गिलानी को कायम मकाम सदर के तौर पर चुना गया और उन्होंने इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। इस ऑर्डिनेंस को 3 जून को मैंने चैलेंज कर दिया था। 4 जून को पहली समाअत हुई है जिसपे नोटिस हो चुके हुए हैं और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया और यही सवाल यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी उठाया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशनें दायर हो चुकी हैं। अब देखा कि ये तो काम खराब हो रहा है, क्या किया जाए? इसके लिए वो पूरा प्लान है। इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड है, पीडीएम की जमातें भी ऑन बोर्ड हैं। इन्होंने उसको एक टेबल कर दिया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट की शक्ल में देने के लिए टेबल कर दिया असेंबली के अंदर। अब कौमी असेंबली में अक्सरियत इनकी है, उन्होंने वहां से बिल पास करवा लिया। अब सेनेट से भी है, इन्होंने बिल पास करा लिया और सुना है कुछ स्पेशल जहाज भेजा है सदर पाकिस्तान से दस्तखत करवाने के बाद। और मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं कि ये जो तरमीम है इसको चैलेंज करने जा रहा हूं। पिटीशन मैंने तैयार कर ली है। इसका इतलाक, ये तरमीम का इतलाक अगले इलेक्शन से तो हो सकता है, इस इलेक्शन से हो नहीं सकता। अब यहाँ देखें, क्या आज अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास कर लिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन ट्राइब्यूनल पे मुशावरत करें, वो 12 जून वाले। और हमारे कई दोस्त हैं, कयूम सिद्दीकी साहब, वो जरूर से ज्यादा डिफेंड करने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये है बुराई की जड़, ये नोटिफिकेशन। ओ भाई, ये नोटिफिकेशन 12 जून का तो बाद का है, उसके बाद ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस पहले आ गया था। और ये बदनीति का सिर्फ एक मकसद है कि ये जो कि हाईकोर्ट के जजेस हैं, हाईकोर्ट के जजेस को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से दबाव डाला जा रहा था, जजेस सारे उठ खड़े हुए हैं और जजेस को अब शुरू में देख लिया उन्होंने कि जजेस उनकी ट्राइब्यूनल उनकी मर्जी के नहीं बने और सारी बातों को सामने रखते हुए। तो अब हल क्या था? हल ये निकाला गया और ये जो कानून साजी जितनी भी की गई है, ये मैं बदनीति का एलिमेंट भी कहूँ तो गलत ना होगा। आपको पता है जब सदर पाक यूसुफ रज़ाक गिलानी ने सदर के तौर पर इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किए, उनके भी फॉर्म 45 और 47 चैलेंज थे। और अब भी अगर आप आकर देखें, अब देखना ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे टेकअप करती है। वो जस्टिस काजी फाइज साहब जो चीफ जस्टिस, जिनके बारे में अब मैं तो पहले दिन से हम ख्याल बेंच का कह रहा हूँ और उन पे एतराजात भी उठाए गए, लेकिन उस एतराज की वजह से धमकी ये दे दी गई कि आपका केस जो है ना वो पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज देंगे। लेकिन ये तो एक हकीकत की बात है ना कि 12 फरवरी 2021 को चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, तो जस्टिस काजी फाइज साहब 5 मेंबर के जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी कि जस्टिस काजी फाइज साहब इमरान खान से रिलेटेड केस कोई नहीं सुनेंगे। फिर यही बात खत्म नहीं होती है। फिर आपने देखा कि लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, आज जो पेशी थी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद थी, एजाज चौधरी साहब भी मौजूद थे, उमर सरफराज चीमा साहब भी मौजूद थे, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब ने पीटीआई की जो कायदीन है उनके ऊपर इजहार नाराज़ी किया। उन्होंने कहा जी खुद तो एसी में बैठे रहते हैं, हमें यहाँ पे बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो जिस पे यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि आज उमर सरफराज चीमा जो है वो असल सूरत में बाहर आया है। तो जो एतराज़ात इंतज़ामी तौर पर कारकुनान उठा रहे हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, मैं आपको पता है कि डिवाइड एंड रूल का एक बेसिक प्रिंसिपल है, फिरंगियों की ये चाल है। और आपने पहले पार्टी तोड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी, क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और वर्किंग पेपर जो आया है वो 17 सफ़ों का पढ़ कर देख लें, उसमें आज़ादी है राय पर यानी इनको कहाँ लेके जाना है। यानी और जहाँ अभी आपको पता क़यादत शादाना, गुलजार, शहरियार अफरीदी, जुनेद और ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे लोग वहां गए और उन्होंने जाकर कहा, उन्होंने जाकर क्या कहा कि हम इकट्ठे हैं, हमारा कोई एतराज नहीं।
इसी तरह उमर सरफराज चीमा, बाकी ज्यादती बहुत हुई है ना, अपना कैंसर सर्वाइवर है डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी सारे। और मैं गुजारिश करूंगा कि सारे जाकर लीडर्स मिले, और मिलना चाहिए। उनका ये एतराज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि बड़ी लीडरशिप आके क़यादत नहीं मिलती है, वो मिलना चाहिए, लेकिन उससे ये मुराद नहीं है कि उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, हौसला छोड़ दिया, या वो डिवाइड होने वाले हैं। तो ये ऐसी बात मैं नहीं समझता। लेकिन ये जो छोटी मोटी कमियां वगैरह हैं, आपको पता है लीडरशिप का भी पहले पुलिस ने फंसाई रखा, बहुत से लोगों ने फंसाई रखा, और वो लीडरशिप के लिए मसाइल तो रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीजें बेहतर होगी। अच्छा, आज केस था, आप हमारी तरफ से पेश हुए, आज अदालत में हमने देखा, आपने बड़े ज़ोरदार दलाइल भी दिए, हद के इज़्ज़त केस। क्योंकि आज मरियम साहबा ने कहा जी कि बस क्योंकि सहाफ़ी के हाथ में माइक होता है ना, तो वो जो मर्ज़ी कह देता है। तो सहाफ़ी इतना कह दे कि हम सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, सच दिखाएंगे, हम तो यही कहते हैं। आपने पिटीशन मेरी भी तैयार की है, उसमें तो हम यही कहते हैं। तो ये केस को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? अच्छा देखिए राणा साहब, आपकी पिटीशन इसलिए सबसे मुख्तलिफ है कि आप तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले थे। आपकी तरफ से गवर्नर पंजाब को लिखा गया कि जनाब इस एक्ट के ऊपर दस्तखत मत कीजिएगा, ये वापस भेजें, मुशावरत के लिए भेजें, और 2 दफा लिखा गया, 2 दफा लिखा गया। उसके बावजूद जब कानून बना लिया तो सबसे पहली पिटीशन आप ही की तरफ से दायर की गई थी राणा साहब। बाकी जो के बाकी और या मकबूल जान साहब और बाकी दो साहब आपकी तरफ से ये पिटीशन गई है। लेकिन आज की तारीख जो जल्दी रखवाई थी वो इसलिए रखवाई थी कि जनाब ये हद के इज्जत के कानून का इतलाक शुरू कर देंगे, लोगों के लिए बड़े मसाइल होंगे। और आज बड़े अहम ऑब्जर्वेशन, एडवोकेट जनरल खुद आए, उन्होंने आके कहा अभी ट्राइब्यूनल नहीं बने, रूल्स नहीं बने, तो अदालत ने कहा कि इस पर हुक्म इब्तलाई देते हैं कि आप कल लोगों के मसाइल ना हो, सहाफियों के मसाइल ना हो। और फिर एक और सवाल मैंने उठाया कि ये सिर्फ पंजाब का है, जिस पे अदालत ने कहा ये सूबाइयत को हवा नहीं दे रहा कि सिर्फ पंजाब के अंदर ये हुआ है, और क्या सूबा पंजाब को मुल्क बनाना चाहते हैं। और ये बड़ी डिटेल के अंदर और उन्होंने तो यही कहा है कि अभी तक कानून का निफाज नहीं है। लेकिन याद ये रखना है कि हमें जो समझना है कि इसी तरह आपको याद है पैमरा की कवरेज के हवाले से भी चैलेंज किया है। लाहौर में भी, कराची में भी, मैं इस्लामाबाद था तो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तरफ से 2 दिन बहस मैंने किया, अपना जुमेरात वाले दिन भी, बुध वाले दिन भी और जुमेरात वाले दिन भी। और वहां भी मैंने इमरान खान की वर्किंग पेपर की पढ़ी। आज भी मैंने वर्किंग पेपर से बताया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में आजादी ज़ाहिर की इजाजत दी गई है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, एक आखिरी सवाल ये कि वो जो खबरें थी खान साहब तक पहुंची कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आज जो मिलने गए हैं उन्हें इजाज़त क्यों नहीं मिली मुलाकात की? उमर अयूब साहब तो कहते हैं कि चौकी इंचार्ज कहता है उन्हें अहकामात थे। अच्छा देखिए, ये चूंकि मुलाकात का सिलसिला आपको पता है वहाँ कौन कंट्रोल करता है, और इमरान खान की दरखास्त के ऊपर आज नोटिस भी हुए हैं कि यहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। यानी शुरू में मुझे भी नहीं मिलने दिया, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा, मैंने बड़े खातों किताबत लिखे। उसके बाद और कई दफा ऐसा होता है कि मैं जब कहता हूं कि मुझे भी मिलने दिया जाए, वो उनकी मर्जी है जब तक वो लिस्ट अप्रूव ना हो। आज वजह ये थी कि जब उन्होंने देखा कि सारी क़यादत इकट्ठी होकर आ गई है, तो इमरान खान से मिलेगी, बाहर भी मिलने दिया गया। पूरी क़यादत ने आके बाहर कह दिया हम सब इकट्ठे, और इमरान खान के कॉज के लिए, इमरान खान के नाम के लिए इकट्ठे हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मिलने देने की वजह भी यही थी कि वो जो डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल है कि पार्टी में तकसीम शो की जा सके कि पार्टी डिवाइड होगी या खत्म होगी है, ये पार्टी इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान तक खत्म है, बाकी सब सिपाही हैं। बाकी इमरान खान के देखिए हार की कोई पहचान नहीं है। जितने भी नाम आप ले लें, बड़े से बड़े कदावर भी हों, जैसे ही इमरान खान से पीछे हटे हैं क्या हाल हुआ है उनका। तो यहाँ मेरी डिमांड होगी आईजी पंजाब से, मेरी डिमांड होगी कि सदर पाकिस्तान से और वजीर आजम से कि वो क्या करें, ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में मजाक। यानी आज की जो खबर बाहर गई होगी तो क्या होगा कि पार्टी लीडरशिप को मिलने नहीं दिया गया। जाहिर बात है कि इन्हीं दिनों में मल्टीनेशनल मीडिया के ऊपर जिस तरह की बातें हो रही हैं उस पर किस तरह के तासुर हैं? शायद अडियाला हुकाम की तरफ से ये जवाब दिया गया हो कि उसकी मर्जी जिसे पास बैठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना कि फुला मेरी जगह बैठ गया। शायद यही सूरत हाल पैदा हुई होगी। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन देख रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, पहले बातें होती थी कि महमूद अचकज़ई साहब को टास्क दे दिया गया है कि वो पीटीआई के बिहाफ के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि उनको टास्क नहीं दिया गया, वो कोई चीज़ लेके आएंगे, कोई सिफारिश लेके आएंगे, कोई ऑफ़र लेके आएंगे तो उसके ऊपर बात होगी। नहीं, ये बात तो पहले भी हो चुकी है। यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात महमूद अचकज़ई साहब ने खुद भी इकरार की है। उन्होंने कहा जी ऑफ़र देखें, एक ऑफ़र आती है मिसाल के तौर पे, एक ऑफ़र आती है कि इमरान खान साहब को कि पाकिस्तान से बाहर चले जाए, क्या वो तस्लीम करेंगे? नहीं मानेंगे ना। महमूद खान अचकज़ई साहब को टास्क दिया गया कि आप मुज़ाकरत करें, आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ बनती है आप उस पर फैसला करें। अब उनको 4 से 5 चीज़ें दे दी गई हैं कि जनाब जो चीज़ नई टीवी पे आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, 8 फरवरी के इंतखाबात, इसके लिए कमीशन बना दें, इसके लिए कुछ चेक कर लें। 9 मई के लिए बिल्कुल कमीशन बनाए, जिसने 9 मई की है सख्त सजा दे। उसके बाद आप आ जाए नैब ऑर्डिनेंस, और तीसरा नैब ऑर्डिनेंस को भी छोड़ दें। ये 2 चीज़ें सबसे मेन उन्होंने रखी हैं, 3 चीज़ें, 8 फरवरी, ये 9 मई और इलेक्शन जो है इसके हवाले से, ये 3 चीज़ें जो है वो कर लें। और जो इसमें गलत होगा, अगर मैं गलत हूँ, मैं इसका मुजरम हूँ, बिल्कुल मुझे सज़ा मिले, नहीं हूँ तो फिर जो जिन्होंने की है उससे पूछा जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूछें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दरअसल हम सहाफ़ी जो है ना, कुछ लोग हम इसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। आज मैं भी देख रहा था 3-4 प्रोग्राम्स में, तो यही बात चल रही थी कि जनाब ऐसे अली ज़फ़र साहब ने, एक डिसेंट आदमी है, कोई गलत बात नहीं की। देखें आप एक बात ज़हन में रखिएगा, एक है तहरीक इंसाफ, एक है वो इत्तेहाद, जो इत्तेहाद जिसको हेड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। महमूद खान अचकज़ई साहब उस पूरी तमाम की तमाम सियासी जमातों के मुतालबात को लेके जा रहे हैं, जिसमें अख्तर मेंगल साहब का भी यही मुतालबा है, महमूद खान अचकज़ई साहब का भी यही मुतालबा है इंतखाबात के हवाले से, और तहरीक इंसाफ का भी। अब आपने जब किसी से मुज़ाकरात करने हैं तो इन्हीं बातों पे करने हैं ना, कि किसी और चीज़ पे करने हैं। यानी वो मैंडेट दिया हुआ है कि आप इनके ऊपर बात कर लें और फिर आके हमारे सामने वो रख लें तो उसके ऊपर लॉक हो जाएगा। होता भी ऐसा ही है ना जी, ऐसा ही होता है। क्या मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पीडीएम के सदर थे तो क्या वो जो बात कहते थे वही होती थी? बहस होती थी, एक मीटिंग होती थी, उसमें चीज़ें देखी जाती थी, उसके बाद फैसला होता था ना। और 2 चीज़ें देर में रखिएगा, मैं आपको, चूँकि आपने गेस्ट की तरफ जाना है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस मुल्क में अब डील नहीं होगी, बस ये डील होगी नहीं, डील नहीं होगी, ना डील होगी ना डील होगी। सही, चलें इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट पे एतराज़ उठाया लेकिन फिर भी मंजूर तो हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के इंतज़ामात पे भी एतराज़ उठा रही है, लेकिन पंजाब में इक़दाम फिर भी हो रहे हैं। आपने हद तक इज़्ज़त बिल पे भी एतराज़ उठाया, लेकिन उस पर भी हमें कॉर्नर किया जा रहा है। तो क्या ये इसी मुआशी सूरत हाल में, इसी गिरदाब में फंसी हुई आवाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचेस के साथ यूं ही रहेगी, या बाकायदा तौर पे अपना कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगी ताकि आवाम को ये एतमाद आ सके कि एक जमहूरी जो पार्टी है वो निज़ाम का हिस्सा है? बहुत शुक्रिया जी। आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं वो बड़े वैलिड हैं, और बिल्कुल उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, और उसकी जो पार्लिमानी पार्टी है वो अपनी पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक हाउस के अंदर होने वाले बिजनेस में वो एतराज़ात भी करते हैं, उस पर बात भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो महज़्ज़ब तरीका है वो तो यही है कि उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। अब 9 फरवरी वाली पोजीशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना हो, या उसका वो तर्ज सियासत ना हो 9 मई वाले, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं कर रही। यकीनन पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, और वो बजट पे भी हमने किया, गवर्नेंस के हवाले से भी हम उस पर एतराज़ करते रहे और एहतजाज करते रहे। और जिस बिल का आपने जिक्र किया और साथ आपने कहा कि अवाम का तो कोई नहीं, वो तो डायरेक्टली आप सहाफ़ियों का है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखती है और हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ी रही है।
उस पर भी हमने अपना जितना हम कर सकते थे वो भी हमने किया। हसन मुर्तज़ा साहब, आप इस पे कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भी कह रहे हो, पीपल्स पार्टी ने जितनी तनकीद बर्दाश्त की इतनी पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने बर्दाश्त नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। इस पे हम एग्री हैं और इस बात को मानते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, पीपल्स पार्टी अवाम से निकली है, पीपल्स पार्टी ने अवाम की बात की है। आज बिजली के बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया, आपको भी पता है। आज एक्साइज ड्यूटियाँ, दीगर ड्यूटियाँ जो हैं वो आपके सामने आ गई हैं। IMF का एक और नया मुतालबा मान लिया गया है। मुझे एक बयान दिखा दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखें, पाकिस्तान, मैं खुद जब भी बात करता हूँ, अब आपके प्रोग्राम में भी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन ये नहीं चाहती कि ये बिलों में इजाफा, और ये हमने हमेशा कहा है कि आप टैक्स नेट में इजाफा करें, आप उसको बढ़ाएं, ना कि आप टैक्सेस की मद में अवाम के ऊपर बोझ डालें। पीपल्स पार्टी कहती रहती है और मजीद भी उस पर हम बिल्कुल कहने को तैयार हैं, ये जुल्म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुल्म में कतन जो है वो हुकूमत के साथ नहीं खड़ी। अब आप दो चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर देते हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी और जमहूरी जमात है और बिल बढ़ गए हैं तो पीपल्स पार्टी एहतजाज क्यों नहीं कर रही, ये तो जायज़ मुतालबा है। जब साथ ये कहा जाता है कि जी वो पास हो गया और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, पास होने पे पीपल्स पार्टी क्या करे कि आज इस हालत में जब मुल्क IMF के रहमो करम पे है, जब दीगर जो अंदरूनी इंतशार है या जो बैरूनी खतरात है, उन सारों में पाकिस्तान को या रियासत को तना छोड़ दे और वहाँ पे अपना किरदार ना अदा करे और सिर्फ अपने एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपना वोट बैंक बचाने या बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी इतना बड़ा स्टेप ले ले कि आज अगर ये हुकूमत या ये सिस्टम डीरेल होता है तो फिर कौन उसका पुरसाने हाल होगा। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर के बाद जी मैं बात थोड़ी सी एक लाइन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुझे ये तो बताएं भी किसी और जमात ने कभी उनका किसी का नौखन भी टूटा हो, किसी का कारकुन मरा हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हजारों कारकुन मरवाए हैं, खुद सारी क्यादत असैसिनेट हुई है, सारों के, किसी का अदालती कत्ल हो रहा है, किसी को सड़क पे असैसिनेट किया जा रहा है, किसी को जो बेचारा बेड पे भी मरा है वो भी हुकूमती जबर और तशद्दुद का निशाना बना और पैरालाइज होके बेगम साहिबा जो है, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, वो उन्होंने किस हाल में अपनी जिंदगी के बाकी दिन पूरे किए। ये सारी कुर्बानियां देने के बाद अब अगर हम आज कहें कि रियासत जो है वो भी ना रहे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? इस सिस्टम के साथ ही हमने हालात को बेहतर करना है। अच्छा, इसमें रह के हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे वो वक्त याद है कि जब PDM बनी थी और पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से एहतजाज हो रहा था, तो हम PDM को ये कह रहे थे कि आपको इस सिस्टम के ख़िलाफ़ क्या जाना चाहिए कि आप समझते हैं कि हुकूमत डीरेल हो जाए। तो कहा यह जा रहा था कि जब मुल्क की 70% आवाम महंगाई से तंग होना तो आपने हुक्मरानी इसी मुल्क के ऊपर करनी है और आपने इन्हीं लोगों की नुमाइंदगी करनी है। और जब 70% लोग बिल बिला रहे हों तो फिर हुकूमत को अगर शर्म नहीं आ रही तो अपोजिशन ही देखेगी। तो सर, इस वक्त 70% से ज़ायद लोग हैं जो सिर्फ अभी बिजली के बिल में अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पिछले 10 दिनों में हमें जो कहानियां मौसूल हुई हैं, हम तो वो बयान भी नहीं कर सकते। कुछ तो गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं जो वो बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो अब बात यह है कि क्या उन लोगों को इसी सतह पर रखा जाएगा? देखें, आप सिर्फ कहानियां सुनते हैं, हम ये हर रोज भुगतते हैं। मैं अब भी अपने हलके से आ रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के लिए जल्दी आ गया हूँ। हम हर रोज इन लोगों में रहते हैं, ये गालियां, ये गमो गुस्सा, ये हम हर रोज फेस करते हैं। और ये 200% वो लोग जायज हैं, उनका हक बनता है। वो अपनी हुकूमत से नहीं कहेंगे, वो रियासत से नहीं कहेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन इन चीजों सारी को मैं कहता हूं कि आप अगर हल बता सकते हैं तो बता दें। इन सारी चीजों को सामने रख के इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या ऑप्शन है कि वो क्या करे? क्या हुकूमत का साथ छोड़ दे? क्या
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपकी मुहिब्बे वतन जमात को सबसे पहले नहीं कहा था कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, आप हुकूमत बनाओ, हम आपके साथ होंगे, हम वोट करेंगे, आप ना हमें कुछ देना, लेकिन इस सिस्टम को बंद गली में ना लेके जाए, इसको चलने दें। और अच्छा, मैं हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दावत दी, आपने सब कुछ किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आपने दावत दी है, सारी दुनिया ने देखा। अभी आपने कहा कि डी रेल होने दें या क्या करें। इस कौम रियासत का सबसे बड़ा स्टोन अवाम है ना जी, अवाम से ही रियासत है ना, और रियासत से अवाम है, और अवाम से रियासत है, और अवाम के बगैर रियासत नहीं है। ऐसा ही है ना हसन मुर्तज़ा साहब? तो क्या फिर इस सारी रियासत की अवाम को मरने दें भूख से? ये भी मुझे, ये हमें एक छोटा सा समझा दें। मेरी गुफ्तगू में कोई एक लफ्ज भी ऐसा था कि अवाम को मरने दें? नहीं, अवाम को जो, मैं ये तो जानना चाहता हूँ ना, आपने कहा ना रियासत को हम डिरेल नहीं होने देना चाहते ना, जमहूरियत को, तो अवाम को डिरेल होने दें। मेरी अर्ज तो सुन लेना सर। मैंने आपसे अर्ज की है कि कोई एक लफ्ज मैंने ये कहा है कि अवाम जो है उनके साथ जायज हो रहा है, गलत नहीं हो रहा। इसका हल तो पहले ये इसका हल के साथ इंतहाई ज्यादती है, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। इस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ये टैक्स नेट में इजाफा करे, टैक्सों में इजाफा ना करे। मैं कह रहा हूं हुकूमत नहीं वो कर पाई, मगर इन सारी चीजों को खराब होने में जो जिम्मेदारान हैं, क्या इस वक्त हम उनका तयन करने बैठ जाएं कि किस किस ने खराब किया है? इसको ठीक करना फिल फॉर, उसके लिए एफर्ट करना, कोशिश करना वो जरूरी है, या इस वक्त में इस सारी चीजों को छोड़ के पीपल्स पार्टी अलहदा होकर बैठ जाती है? फिर क्या बनेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या हम मजीद तबाही की तरफ नहीं जाएंगे? क्या हमारी मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? हसन भाई, फिर चूंकि यासर रशीद साहब ने आपसे सवाल करना है, हम यही चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी छोड़ के ना जाए, पीपल्स पार्टी जुम्मेदारी ले ले के हम इसको हल कर देंगे। पीपल्स पार्टी ना भी जिम्मेदारी ले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसको अवामी भी कहा जा सकता है, जमहूरी भी कहा जा सकता है। कोई जमात ऐसी नहीं है जो अवामी और जमहूरी हो, सब किसी न किसी छतरी के नीचे बैठे रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद के जरिए आई हुई है और उसकी जिम्मेदारी में ये शामिल है। मैं समझता हूं कि आज पीपल्स पार्टी अगर एक साइड पे होके बैठ जाए, ये किसी में सलाहियत नहीं है कि वो इसको कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को कई बार मुश्किलात से निकाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद तबाह हुई है, अनपॉपुलर हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए तमाम तबकात की नुमाइंदगी करते हुए बेहतरी की तरफ गए। अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब ये बताइए, पीपी का दौर भी पंजाब के अंदर रहा है, आपने भी हुक्मरानी की है, हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, अपोजिशन का दौर भी देखा है, अब फिर हुकूमती इत्तेहाद में। क्या ऐसा होता है या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि नौबत यहाँ तक आन पहुँचती कि अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी वापस ली जाती, अपोजिशन लीडर के चैम्बर को ताले लगाए जाते, 11 अफराद की रुकनीत मुअत्तल की जाती, वो बाहर बैठ के अपनी असम्बली लगाते तो उनको फितना और फसाद पार्टी कहा जाए? अब मैं आपकी तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। मैं आज भी मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करने पे मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मेंबरान का हक है कौमी और सूबाई असम्बलियों में या किसी भी बल्दियाती इदारे में अपना किरदार अदा करने का, लेकिन जो अल्फाज मस्ती खेल साहब ने उस दिन असम्बली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोले, क्या आपके घर में टीवी नहीं है? मेरे घर की खवातीन टीवी नहीं देखती होंगी? क्या वो अल्फाज इस काबिल थे कि मेंबरान को रखा जाए? सर मैं उसकी तरदीद नहीं करता, मैं उसकी तायद करता हूं कि मस्ती खेल साहब की रुकनीत मुअत्तल हुई है तो 2 महीने के लिए करनी चाहिए। सवाल मेरा ये है कि क्या अगर मस्ती खेल साहब वाली अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए थे तो फिर बहुत अच्छा किया, अगर सिर्फ एहतजाज करने पर मुअत्तल किया है तो फिर वो आपकी राय होगी। मैं अर्ज करता हूँ, हमें पूरा एहतजाज का हक है,
मैंने मुशर्रफ के खिलाफ भी एहतजाज में था, मैं PMLN के खिलाफ भी पार्लियामान का हिस्सा था और मैं अपोजिशन करता रहा हूँ। आज तक मेरी रुकनीयत तो मुअत्तल नहीं हुई। मेरी तकारीर शायद आपने भी सुनी हो। मैं तनकीद बड़ी जोरों शोर से करता था, लेकिन मैं अल्फाज का चुनाव ऐसा रखता था कि जो गुफ्तगू मैं अपने घर में बैठ के कर सकता हूँ, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी वही गुफ्तगू करूँ। आपकी बेटी अभी तक हमें याद है। कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, बिल्कुल एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हर ओपोजिशन का हक है। यही चीज तो मैं कि पीपल्स पार्टी का हक बैठ के एहतजाज करना ही है कि ये आप गलत कर रहे हो। उनको निशानदेही भी करते हैं, हम कोई बरात नहीं ले रहे। और जिस दिन हमारी ये मीटिंग्स होती हैं, हम बिल्कुल उन्हें कहते हैं कि ये चीजें जो हैं, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, इनको ठीक करें। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल पंजाब असम्बली में तो ना मस्ती खेल साहब वाले वाक़या कोई ऐसा हुआ, ना कोई अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और आपकी सियासी ज़िंदगी में मैं भी चूँकि थोड़ी सी रिपोर्टिंग करता हूँ, मामूली सा छोटा सा रिपोर्टर हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन लीडर से वो तमाम मरात वापस ले ली जाए इस वजह से कि जनाब आपके बंदे क्यों वज़ीर आला की तकरीर के दौरान बोले? राना साहब देखें, जो चीज गलत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये हौसला है कि वो उसको गलत कहे। मैंने आपको मस्ती खेल साहब वाली, मेरे वो ज़ाती ताल्लुक वाले हैं, मेरे बड़े मेहरबान हैं, हम इकट्ठे मेंबर भी रहे हैं सूबाई असेंबली के। मैं कहता हूं कि वो तो एक मिसाल मैंने आपको दी है कि क्या इस बात पे अगर अपोजिशन की इस रवैये पे अगर मुअत्तल हो रुकनीयत, तो क्या वो नहीं होनी चाहिए? गुजारिश ये है कि जो भी हुकूमत PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, अगर वो एहतजाज के ऊपर किसी की मरात वापस लेते हैं तो मैं उसकी पुरजोर मुजम्मत करता हूं, और वो गलत है। और मेरे में ये हौसला है कि मैं उनके मुंह पे बैठ के भी ये बात कर सकता हूं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हसन मुर्तज़ा साहब, एक आखिरी सवाल। अभी पंजाब काबीना ने वो जो मंजूरी दी है सेक्शन 121, 121A, 123, 153, 131 के तहत इमरान खान साहब और उनके जो हल्का अहबाब है उनके खिलाफ कार्रवाई की, पीपल्स पार्टी क्या उसको इंडोर्स करती है या आपने उसकी मजम्मत की? देखें, कोई भी कार्रवाई इमरान खान साहब के साथ मावराए आइन और कानून नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक उनको जरूर कटहरे में आना चाहिए। इमरान खान साहब इस इंतशार के जिम्मेदार हैं। अगर उन पे बनता है, अदालत ये समझती है, और अदालत को भी चाहिए कि वो गैर जानिबदार होकर फैसला करे। ये तो अदालती मामला नहीं है, पंजाब काबीना के मामले का तज़किरा कर रहा हूँ सर। मैं सर अर्ज कर रहा हूं कि वो मेरी नजर से नहीं गुजरा, आपने बताया है, मैं यकीनन उसे पढ़ूंगा। लेकिन मैं इस बात की तो वो पढ़े बगैर भी मुजम्मत कर रहा हूं कि अगर खान साहब पे भी मावराए आइन कुछ होता है या कानून कुछ होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुजम्मत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत करती है। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, हुकूमत हमारी सूबाई वज़ीर खुराक भी परेशान है कि गंदम के इजाफी स्टॉक के बावजूद ये गंदम की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं। हमें तो बताया जा रहा था 11% तक जो है वो महंगाई आई, 38% से नीचे गिराई गई, और जैसे इन्होंने 8वीं मंजिल से नीचे पटक के मारा हो। तो ये तो वो बुनियादी मामला है गंदम वाला, अब उस पर भी तशवीश का इजहार हो रहा है, तो दूसरे मामलात पे क्या होगा? और आज आपको बता, तो फ्लोर में एसोसिएशन ने कह दिया कि गंदम की कीमत के साथ साथ आटा और मैदे की कीमत में कितना इजाफा होगा, उन्होंने वो भी ऐलान कर दिया। और ये कह रहे थे मज़ीद सस्ता होने जा रहा है। आपको खुशखबरी सुनाने, जब आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, आटे पे तो बाकी चीज़ों पे, फ्लोर मिल्स पे, या तो आपको ये होगा। तो गंदम तो महंगी होनी थी, हमने पहले दिन पता था। ये गंदम अब किन के पास है? उन लोगों के पास है, गरीब किसान के पास नहीं है गंदम, वो तो बेच चुका। ये गंदम उनके पास है जिनके पास बड़ा ज़हीरा है। और जब उनके पास गंदम है तो फिर पीछे क्या रह गया? यासर मुझे बताएं, कुछ रह गया? कोई चीज़ है ऐसी? ये तो क्लियर होता जा रहा है कि पूरा एक माफिया था। ये तो क्लियर होता जा रहा है पूरी एक गेम थी, और सारा कुछ उस गेम के तहत किया गया। गरीब किसान बेचारा मर गया, और तगड़े लोग जो हैं वो अब नवाजे जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। और अभी आपने एक सवाल किया था
इमरान खान पे केसेस के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। मत बोलें KPK में भी किसी की हुकूमत है। मैं तो 3 दिन पहले ही बात कर चुका हूँ। और अगर वहाँ की कबीना ने कोई बिल, कोई ऐसी चीज़ पास कर ली और ये रीत चल पड़ी तो फिर कहाँ जाके रुकेगी? ये रीत जमहूरियत को सबोताज कर देगी, ये रीत जमहूरियत को लपेट के ले जाएगी। इनको समझ आना चाहिए। और भाई एक केस, अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। आप अगर एक केस 1 साल 5 दिन बाद बनाते हैं तो इसका मतलब है 1 साल 5 दिन आप खामोशी से बैठे रहे, आपको पता नहीं था, आपके अदारों को पता नहीं था, आपकी इन्वेस्टिगेशन करने वालों को पता नहीं था। किसको पागल बना रहे हैं? किसको नहीं पता कि इंतकामी, आप कहते हैं हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, तो है कि नहीं हो? हद तक इज्जत बिल क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, जो गलत बयानी करे, जो झूठ बोले, उसे पकड़ो। चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई मजहबी रहनुमा है, पकड़ो उसे। फिर ये एक ही तरफ ना लेके जाओ। तो यासर साहब, ये जो रीत चलेगी ना, ये रीत चलेगी तो बहुत से उनको ले डूबेगी। और ये रीत चलेगी तो जमहूरियत जिस हद तक इस वक्त मखमसे का शिकार है, आगे जाके उसके नताइज क्या निकलेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।